नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी दलों को इस बैठक में बुलाया गया है ताकि चर्चा इस बात पर की जा सके कि कोविड के प्रसार को कैसे रोका जा सके। अलग अलग पार्टियों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आज की इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है इस बैठक के बारे में? देखिए अमित, शाम 4 बजे बीजापुर के सेफ हाउस में ये बैठक होगी जो सर्वदलीय मीटिंग है। इसे एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि लगातार जो कोविड का संक्रमण फैल रहा है पूरे उत्तराखंड में एक पैनिक की तरह कोविड यहाँ पर बना हुआ है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। चूंकि विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो भी फील्ड में रहते हैं, उनका फीडबैक क्या है, किस तरह की समस्याएं सोसाइटी में लोगों के सामने आ रही हैं, तो इन तमाम बातों पर आज चर्चा होगी। आगे किस तरह से रोड मैप बनाया जाए, चूंकि एक बड़ा पेंडेमिक है, 4000 के आसपास केस पर डे उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो इससे किस तरह से निपटा जाए, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, क्या कुछ सरकार कर रही है, क्या आगे का रोड मैप होगा, इन तमाम बातों को लेकर इस मीटिंग पर चर्चा होने वाली है। सभी दल तैयार हैं आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए? बिल्कुल अमित, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ये मांग लगातार विपक्षी दलों की ओर से उठती रही थी कि पेंडेमिक में जो भी डिसीजन सरकार ने लिए, अपने लेवल पर सरकार ने ले लिए, विपक्षी दलों तक की राय नहीं ली गई, चाहे वो पेंडेमिक के लिए विधायकों की विधायक काटने का मामला रहा हो। तो तमाम इश्यूज पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस बार ये इनिशिएटिव अपनी ओर से लिया है, अपने सिरे से लिया है कि इस पेंडेमिक में सभी दल एकजुट होकर आगे आए और जो भी किया जाना चाहिए वो सरकार को सुझाव दें। जी, बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले सीएम ने गुरुवार को भी एक बड़ी बैठक की थी। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों को उस बैठक में बुलाया गया था। चर्चा इस बात पर की गई थी कि कोविड के प्रबंधन को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएं। इसी बैठक के दौरान सीएम की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखा जाए। साथ ही सीएम ने अस्पताल मालिकों को भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार कोशिश करेगी कि जरूरी सुविधाएं अस्पतालों तक पहुंचती रहें, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की आपूर्ति का मामला हो या फिर दवाइयों का इंतजाम करना हो। इसके साथ ही सीएम ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम को कोविड सेंटर बना दिया है, जहां हल्के लक्षण वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। और कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की तरफ से तय किया गया है कि शनिवार और रविवार यानी 2 दिन, शुक्रवार से लेकर रविवार तक 3 दिनों तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद किया जाएगा और इस दौरान सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल कोरोना का जो संक्रमण है और तेजी से ना फैले, खासतौर से सरकारी दफ्तरों में, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि आज से 3 दिन के लिए यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित ऑफिस हालांकि खुले रहेंगे, बाकी सभी ऑफिस को बंद करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान सरकारी ऑफिस में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। और गुरुवार को उत्तराखंड में 4000 के करीब मामले सामने आए हैं कोरोना के केस के। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 3900 के आसपास केस आए हैं, जिसके बाद चिंता स्वास्थ्य विभाग की और ज्यादा बढ़ गई है और अब इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही 27000 के आसपास पहुंच गई है, जबकि गुरुवार को कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई। इस आंकड़े के साथ अब तक प्रदेश में कोरोना से 1972 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजधानी देहरादून में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1564 मरीज मिले हैं। ऊधम सिंह नगर में 523, नैनीताल में 434, हरिद्वार में 666, पौड़ी में 229 और टिहरी में 139 नए मामले सामने आए हैं। तो जो नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में, वो नंबर्स भी हम आपको बता रहे हैं। टिहरी में 139, इसके अलावा अल्मोड़ा में 112, उत्तरकाशी में 84, चंपावत में 72, पिथौरागढ़ में 38 केस आए हैं, बागेश्वर में 34 नए मामले सामने आए हैं और चमोली में 29 कोरोना मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर 3998 नए मामले सामने आए हैं।
और बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। यही वजह है कि सीएम लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। 3 आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है ताकि उनकी तरफ से इंतजामों को बारीकी से जांचा जा सके और परखा जा सके। कोविड पैंडेमिक से निपटने के लिए शासन की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन, हरिचंद्र सेमवाल अब नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती रहे, ये सुनिश्चित करना इन अधिकारियों का काम होगा। नगर निकायों में सैनिटाइजेशन का जिम्मा भी संभालेंगे विनोद सुमन। इसके अलावा प्रवासियों को क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था हरिचंद्र सेमवाल को देखनी है। तो ये 3 नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं, इनके जिम्मे ये देखना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, बिजली आपूर्ति बाधित ना होने पाए, साथ ही जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए और नगर निकायों में सैनिटाइजेशन का काम भी आगे बढ़ाया जाए। और इस कोरोना काल में पढ़ाई भी चलती रहे, सरकार इसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले ले रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब ऑफलाइन पढ़ाई फिलहाल नहीं होगी, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई को ही आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब सभी सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय फिलहाल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सरकार ने सरकारी, गैर सरकारी सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पढ़ाई का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने ऑफलाइन शिक्षा का दरवाजा फिलहाल बंद कर दिया है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और इस कोरोना काल में भी पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे में वो कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं और अगर संक्रमित होते हैं तो उनको बेहतर इलाज मिल पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की तरफ से। इसी कड़ी में पुलिस के जवानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के सभी पुलिस लाइन और बटालियन में 5 से 10 ऑक्सीजन बेड के कोविड केयर सेंटर बनवाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे आने वाले समय में पुलिस जवानों के साथ उनके परिवार में किसी को भी कोई आवश्यकता हुई तो इनका इस्तेमाल किया जा सके। हैं हमारी एसडीआरएफ के माध्यम से कि जो हमारी पुलिस लाइनें हैं उसमें कुछ हम ऑक्सीजन सिलेंडर बेड बना सकें, कहीं 2-3 छोटी लाइनों में, बड़ी लाइनों में 5 से 10 और बटालियनों में। तो ये हमने आज आदेशित किया है। देखिए हमें कितनी सफलता मिलती है। हम प्रयास करेंगे जिससे हमारे पुलिसकर्मी और उनके पारिवारिक सदस्य, उन लोगों को राहत मिल सके। और सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि बाहरी राज्यों से अगर कोई उत्तराखंड में आता है तो उसे अपना कोरोना का टेस्ट करवाना होगा या फिर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि अब उसको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा सरकारी पोर्टल पर जाकर, ताकि ये जानकारी मिल पाए कि कितने लोग बाहरी राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में आए हैं। इसके लिए प्रशासन को आदेश दिया गया है कि यह तय किया जाए कि सीमा से बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई प्रवेश न करने पाए। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अब उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में अब उसको एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार एक बार फिर से पुरानी व्यवस्थाओं को दोबारा से लागू कर रही है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करता है तो उसको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य होगा और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। से अब यहाँ आएंगे उनको RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी का पोर्टल है उस पर भी अपलोड करना, अपने डेटा को रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा अगर कोई उत्तराखंड से बाहर जाता है और फिर वो वापस आता है तो उसे भी स्मार्ट सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। ये इसलिए है कि हम होम आइसोलेशन को जो है इन्फोर्स करा सकें। और एक बड़ी खबर रुड़की से, जहां पर एक वैज्ञानिक की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण के चलते। बीती रात उनकी मौत की जानकारी सामने आई है। एम्स में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया है। 5 दिन पहले कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको एम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई। NIH के वैज्ञानिक की कोरोना संक्रमण के चलते मौत की बात सामने आई है। देर रात ऋषिकेश एम्स में वैज्ञानिक की मौत हुई। 5 दिन पहले एम्स उनको रेफर किया गया था। रुड़की के एक निजी अस्पताल ने उन्हें एम्स रेफर किया था। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब संक्रमण के चलते NIH के वैज्ञानिक की मौत हो गई है। और बीजेपी की बड़े चेहरों में से एक अनिल बलूनी की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। दरअसल अनिल बलूनी ने जो कदम उठाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, उसका जिक्र करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं।
बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कोरोना संकट को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की और सेवा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सांसदों से पूरे मन से जन सेवा के कार्यों में जुटने का आह्वान किया है। अनिल बलूनी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पार्टी सांसदों के साथ बैठक की और सेवा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने सांसदों से पूरे मन से जन सेवा के कार्यों में जुटने का आह्वान भी किया है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस के गुस्से का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल सरकारी आदेश है कि 2 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करना है, खासतौर से शहरी इलाकों में। और ऐसे में अगर कहीं पर दुकानें खुली हुई नजर आती हैं तो पुलिस का काम है कि उनको बंद करवाया जाए। इसी कड़ी में जब पुलिस के जवानों ने एक दुकान को 2 बजे के बाद भी खुले हुए देखा, उस दौरान उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसी का वीडियो वायरल हो रहा है। 20 सेकेंड का वीडियो है देहरादून के पलटन बाजार का, जहां पर एक दुकान 2 बजे के बाद भी खुली हुई थी और राउंड पर निकले दरोगा जी को जब ये दुकान खुली हुई दिखी तब वो आग बबूला हो गए। और अब रुक करते हैं अल्मोड़ा का। यहां पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इंतजामात किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद यहां पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 400 से अधिक कोरोना एक्टिव केस हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। बेस जिला और रानीखेत अस्पताल में 4-4 बेड का आईसीयू वेंटिलेटर तैयार किया गया है। इसके साथ ही सीएमओ ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी फिलहाल नहीं है और न आगे होने दी जाएगी। और पिथौरागढ़ में प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हमारे इंतजामात पूरे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने आती है वो उनके दावों की हवा निकाल देती है। जिस लैब को बनाने के लिए पीएम केयर फंड से पैसा दिया गया वो अब तक जमीन पर उतर नहीं पाई है। ऐसे में लोगों के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट नहीं होने से कोरोना मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के कई इलाकों में बीती रात बर्फबारी देखने को मिली है। कहीं पर झमाझम बारिश हुई है तो कहीं से बर्फबारी की तस्वीर भी सामने आई है। चक्राता से बर्फबारी की तस्वीर आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विकास नगर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोखंडी, बुधेर घाटी, देवबंद में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। चूंकि कोरोना संकट है, पर्यटकों की उतनी संख्या नहीं है जिस संख्या में बीते वर्षों में पर्यटक पहुंचा करते थे, लेकिन फिलहाल बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कुछ पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इस बर्फबारी ने किसानों की चिंता भी कुछ हद तक बढ़ा दी है। खासतौर से सेब के किसान परेशान है, क्योंकि बर्फबारी से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को डर इस बात का सता रहा है कि आने वाले दिनों में उनके सामने संकट खड़ा हो सकता है। बेमौसम बर्फबारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं उत्तरकाशी के हर्षिल वैली की तस्वीरें हैं। जमकर बर्फबारी हुई है। किसानों का कहना है कि जनवरी फरवरी में जो बर्फबारी होती थी वो अप्रैल में देखने को मिल रही है। इससे सेब की फसल समेत अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। काश्तकार अब सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे हैं। इस समय सुखी गांव में हूं और आप देख रहे हैं ये बर्फ़ जो जनवरी और फरवरी में होनी थी, ये बर्फ़बारी आज अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हो रही है, जो कि हमने तो जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि हमारी जो सेब की फसल है वो सारी बर्बाद हो गई है। साथ ही हमारे मवेशियों के लिए जो चारा था वो समाप्त हो चुका है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।